दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जिसे अपने राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम मिल गई। अजित पवार के ना रहने से जो खालीपन आया था, उसे आज चौथे दिन ही सुनेत्रा अजित पवार ने भर दिया है। निश्चित तौर पर यह परिवार की सियासत का ट्रांसफर है, लेकिन सुनेत्रा ने यह कुर्सी मुफ्त में हासिल नहीं की है। अपनी पहली ही परीक्षा में महाराष्ट्र के चाणक्य यानी ससुर शरद पवार को चित कर दिया। अजित पवार की कुर्सी तो संभाली ही, एनसीपी और उसकी घड़ी भी बचा ली। अब 100% यह तय है कि एनसीपी अध्यक्ष भी सुनेत्रा पवार ही होंगी और महाराष्ट्र में पवार नाम की पावर अब सुनेत्रा अजित पवार नाम से आगे बढ़ेगी। ऊपर से देखने पर आपको महाराष्ट्र में 4 दिन का यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिखेगा कि राज्य में सत्ता की राजनीति में बस 2 कुर्सियों का एक्सचेंज हुआ है। अजित पवार के ना रहने से उनकी डिप्टी सीएम सीट पर आ गई सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, और सुनेत्रा पवार ने जो राज्यसभा सीट छोड़ी है उस पर उनके बेटे पार्थ पवार आ जाएंगे। मां और बेटे पर जिम्मा रहेगा कि जो उस गैप को भर पाए जो अजित पवार के ना रहने से खालीपन सामने आया है। रही बात शरद पवार और सुप्रिया सुले की, तो पवार पॉलिटिक्स में दोनों एक बार फिर वही हैं जहां पर थे। लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति में और भी बहुत कुछ हुआ है जो बताता है कि पवार परिवार में पावर गेम अभी रुका नहीं है। बिसात अब भी बिछी हुई है, चालें अभी भी चली जा रही हैं। एक एक करके सारा खेल आपके सामने रखेंगे। नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की शपथ से लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। तस्वीरें देखिए। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल माननीय राज्यपाल महोदय। आता राजभवन में सुनेत्रा पवार की शपथ बड़ी सादगी से हुई। सिर्फ 12 मिनट का शपथ समारोह था, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत लगभग 200 लोग मौजूद रहे। लेकिन इनमें ना तो शरद पवार खुद थे और ना ही सुप्रिया सुले वहां पर मौजूद थीं। सवाल उठे, सुनेत्रा की शपथ में शरद पवार क्यों नहीं आए? इसके 2 जवाब हैं। पहला ये कि अजित पवार के वो शोक में हैं, उनकी तबीयत खराब है, और दूसरा, बहू ने सियासी मात दे दी तो वो किस मुंह से आते। सुनेत्रा पवार को राजनीति में आए पौने 2 साल ही हुए हैं। लोग सुनेंगे तो मानेंगे नहीं कि उन्होंने शरद पवार को मात दे दी है। वो शरद पवार जो सियासी गुरुओं के गुरु रहे हैं, पर सच्चाई यही है। बैकग्राउंड आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी के विलय की खबरें लंबे वक्त से थीं। विधानसभा चुनाव के वक्त मैंने अजित पवार से इस पर इंटरव्यू किया था, सवाल किया था। उन्होंने इनकार नहीं किया था, पर यह भी कहा था कि फिलहाल वो इस पर कोई हेडलाइन नहीं देने वाले। अजित पवार की ओर से उस इंटरव्यू में क्या कहा गया था, सुनिए। लेकिन उधर वाले इधर आएंगे, चाचा भतीजे का दिल मिलेगा? नहीं, अभी तो चुनाव लास्ट स्टेज पे है। बहुत सबकी रैली चालू है। अगर ये नया इशू मैंने कुछ उसके बारे में कोई भी कुछ बातें की तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करने का। लेकिन कल जब तय हो गया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं और सुनेत्रा ने इसके लिए शरद पवार की मंजूरी लेना जरूरी नहीं समझा, तभी ये लग गया था कि एनसीपी का मिलन खटाई में है। और इसी बीच आज सुनेत्रा की शपथ से पहले शरद पवार ने बड़ा दावा भी कर दिया। उनकी ओर से आज कहा गया कि अजित पवार की दोबारा साथ आने की इच्छा थी। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा हो रही थी। 4 महीने से दोनों पार्टियां इस बात पर चर्चा कर रही थी। अजित पवार और जयंत पाटिल इस पर बात कर रहे थे। दोनों की बातचीत भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। शरद पवार ये भी बोलते हैं कि 12 फरवरी को विलय का सार्वजनिक ऐलान होना था। इधर शरद पवार की ओर से दावा किया गया, उधर अजित पवार की एनसीपी ने इसे पलट दिया। पार्टी नेता अनिल पाटिल ने यह कहा कि विलय पर बात
हो रही थी या नहीं, अजित पवार ही जानते होंगे। पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मर्जर के बारे में जो सवाल है उसमें एनडीए में शामिल होना या नहीं होना, एनडीए के जो भी नेतागण है, जो भी पार्टीज है, वो पार्टीज के साथ में कौन से स्तर पे बात हुई नहीं हुई, ये सभी सवाल अब अनुत्तरित रहे हैं। इसके बारे में कोई जवाब देने वाला रहा नहीं, हमारा जवाब देने वाला ऊपर चलेगा। सियासत में इस मैसेज को सरल भाषा में कहें तो मतलब है रात गई और बात गई। अजित पवार के एनसीपी के दूसरे नेताओं ने भी कह दिया कि उन्हें विलय का कुछ पता नहीं। एनसीपी शरद के जयंत पाटिल ने कहा कि दादा ने साथ आने पर जोर दिया था। एनसीपी अजित के छगन भुजबल ने कहा है कि विलय के बारे में मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। एनसीपी शरद पवार की ओर से शशिकांत शिंदे ने कहा साथ आने पर फैसला हो गया था, जबकि अजित पवार गुट की ओर से सुनील तटकरे बोलते हैं कि दादा ने हमसे विलय को लेकर कभी चर्चा ही नहीं की थी। और इसके बाद एक सियासी सिग्नल छगन भुजबल ने दिया जब कहा कि अब पार्टी के जो भी फैसले लेंगी वो सुनेत्रा बहन लेंगी। वो लीडर जो है, पहले तो लीडर चुनाव जाता है ना, तो लीडर चुना है, वो देखेंगे। अब सवाल यह है, अगर शरद पवार सच बोल रहे हैं तो फिर क्या अजित पवार के एनसीपी का मन बदल गया है? अगर बदला है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसकी वजह ननद वर्सेस भाभी तो नहीं? यह पवार पॉलिटिक्स का नया ट्विस्ट है। बीते 4 दिन से शोक की घड़ी में सुप्रिया सुले हर वक्त भाभी सुनेत्रा को सहारा देती दिखी। अजित दादा की मौत पर उनके आंसू भी बह रहे थे, उसमें भी वो परिवार को संभालती रहीं। लेकिन 2 साल पहले यही ननद भाभी बारामती में आमने सामने थीं। अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर जब चाचा की विरासत का किला जीतना चाहा तो सुप्रिया की टक्कर में उन्होंने पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतार दिया। हालांकि सुनेत्रा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन घड़ी तब भी अजित पवार के पास ही रही, जो अब विरासत के तौर पर उनके हाथ में है। विलय को लेकर अजित गुट के मन में यही सवाल था कि फिर से सुप्रीम हो जाने के बाद शरद पवार अपना उत्तराधिकारी किसे चुनेंगे? बेटी और बहू में से वो किसका साथ लेंगे? जब उन्होंने अजित पवार को कमान नहीं दी तो बहू का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद की पीढ़ी में अगर रोहित पवार और युगेंद्र पवार को उन्होंने बढ़ावा दिया तो फिर पार्थ पवार का भविष्य क्या होगा, जिनका सुनेत्रा परिवार की जगह राज्यसभा जाना तय है। और तीसरी बात यह है कि एनसीपी अजित के 41 और एनसीपी शरद के 10 विधायक मिलकर 51 हो गए, तो ये किस तरफ होंगे? क्या शरद पवार महायुति को समर्थन जारी रखने देंगे या फिर वो इसका विरोध करेंगे? मतलब यह है कि अजित पवार की एनसीपी भला क्यों सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठना चाहेगी, जबकि महायुति सरकार में उसके 8 मंत्री हैं और डिप्टी सीएम का विकल्प भी उसके पास में है, जिसके नाम में अजित भी है और पवार भी है। तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर का कोई बड़ा इशू है और इस पर हम एक दूसरी पार्टी का होने के नाते कुछ नहीं बोले तो बेहतर हो। और अब सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अजित पवार कैंप ने इतनी तेजी से जल्दबाजी में ये सब कुछ कैसे किया। इससे पहले कि पार्टी के नेतृत्वहीन होने का संदेश जाता और किसी को घात लगाने का मौका मिलता, पार्टी ने सुनेत्रा पवार को शोक भी नहीं मनाने दिया। राजनीति निष्ठुर होती है और यकीनन उसका सामना आज सुनेत्रा पवार को करना पड़ा। और इसीलिए कल अजित पवार के अस्थि संचयन के तुरंत बाद एनसीपी बड़ी तेजी से एक्टिव हो गई। इससे पहले कि पार्टी के नेतृत्वहीन होने का संदेश जाए और किसी को घात लगाने का मौका मिले, पार्टी के नेताओं ने सुनेत्रा पवार को अजित दादा का शोक भी नहीं मनाने दिया। अजित पवार के अस्थि संचयन के बाद कल ही प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत बड़े नेता सुनेत्रा पवार से मिले थे, उन्हें तैयार किया और कल शाम ही उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए घोषित भी कर दिया। आज मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें सुनेत्रा ताई के नाम का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास होते ही उसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ये नेता पहुंचे, हाथ में उनके पत्र सौंपा गया और इधर राजभवन तैयार था, मेहमान जा पहुंचे। 12 मिनट में सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जिसके चाणक्य शरद पवार को पहले भतीजे ने शिकस्त दी और अब बहू ने भी मात दे दी है। पॉलिटिक्स में संवेदनाएं वैसी नहीं होती,
जैसा व्यक्तिगत जिंदगी में हुआ करती हैं। पॉलिटिक्स ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। उम्मीद है इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जनहित में अब वो राजनीतिक खबर जिस पर आज उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक हलचल बेहद तेज हो गई। आज की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई और इस खबर के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी AIMIM पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के सूत्रधार और शिल्पकार हुमायूं कबीर की पार्टी से गठजोड़ कर सकती है। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी BSP से हाथ मिलाने की पेशकश की है। अगर यूपी में ओवैसी और मायावती की पार्टियों में गठबंधन हो गया तो यकीन मानिए अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी के सपने को तगड़ा झटका लग सकता है। पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। आज वहां मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने रैली की। हुमायूं वही नेता हैं जो बाबर के नाम पर बंगाल में मस्जिद बनवा रहे हैं, जो TMC से विधायक थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में अब हुमायूं बंगाल की सत्ता से ममता को बेदखल करने की मुहिम पर लग गए हैं। इस मुहिम में उन्होंने आज रैली की। बड़ी बात यह है कि इस रैली में ओवैसी की पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष इमरान सोलंकी और AIMIM के प्रदेश प्रभारी आदिल हसन ने भी वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इससे पहले ओवैसी के दोनों दूतों ने हुमायूं के साथ चुनावी रणनीति पर लंबी बातचीत की। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं के हाथ मिलाने की चर्चा जबरदस्त है। देखिए वो रहेगी, मैं इनवाइट किया असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तो साहब थोड़ा बिजी है आज का दिन में, इसीलिए नहीं पाया, तो उनको आदिल हुसैन और वो इमरान सोलंकी को यहाँ भेजा। हुमायूं कबीर साहब ने हमें इनविटेशन दिया, बड़ा दिल दिखाया कि आप हमारे मंच पर आइए, JP की मीटिंग आप आइए। तो असद साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, आदिल एडवोकेट साहब से बात किया, मुझसे बात किया कि आप लोग जब इनविटेशन आए तो आप जाइए, क्योंकि जिस तरह मस्जिद की बुनियाद डाली बाबरी मस्जिद की, उसके बाद में देखिए ममता बनर्जी उनको पार्टी से निकाल दिया। अगर पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं की पार्टी ने गठबंधन आपस में कर लिया तो क्या इसे सूबे के मुसलमान ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लेंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह ओवैसी ने पहले बिहार विधानसभा और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं का साथ आना यकीनन ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि TMC का दावा है कि इस गठजोड़ से नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। The OSC, ISF, the last election we have seen ISF they have did coalition with left and Congress in 2021. Maybe this time Humayun Kabir's party and Meme and others party they can go together. But I think we will getting the same result. It will quote and it will repeat the 2021 elections verdict. Maybe I think 220 will cross for the Trinamool Congress. अगर ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट छिटके पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो उसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी भी ओवैसी और हुमायूं के संभावित गठजोड़ को मुगलिया खेमेबंदी करार दे रही है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम पार्टियों में करीबी को बीजेपी का खेल बता रही है। वो लोग पहले अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराने के लिए लोग ये बताते हैं कि तमाम तरीके के पैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 3 चुनावों से लगातार सत्ता में हैं। उनकी जीत में एक मुश्त मुस्लिम वोट को बड़ा फैक्टर माना जाता है। पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल के 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ISF नाम से नई पार्टी बनाई थी, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया,
लेकिन नतीजों में आईएसएफ नाकाम रही। ये पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी और वोट मिले थे महज 1.35%। 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वोट मिले सिर्फ 0.02%, बहुत ज्यादा कम। लेकिन इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में 5 सीट और हालिया महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 125 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि धीरे धीरे ही सही हर सूबे के मुसलमानों ने उन्हें अपना रहनुमा मानना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी से उनके बंगाल प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सूबे में भी खेला करने का इशारा किया। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख करेंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस सूबे में मुसलमानों के पसंदीदा नेता अखिलेश यादव माने जाते हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों की पसंद बदलने का इरादा किया है। अब तक यूपी के चुनाव में एआईएमआईएम बेअसर रही, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी ने देश के सबसे बड़े सूबे में बड़ा दांव चल दिया है। यूपी में एआईएमआईएम के सूबेदार शौकत अली ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का न्योता दिया, जिसे अगर बहन जी ने मंजूर किया तो यकीन मानिए यूपी की राजनीति का खेल बदल सकता है। अगर दलितों की पार्टी बीएसपी और मुसलमानों की पार्टी एआईएमआईएम ने हाथ मिलाया और गठजोड़ को दोनों तबकों का साथ मिल गया तो फिर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मायावती और ओवैसी का गठजोड़ धीरे धीरे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को छोड़ दे सकता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बने और उस थर्ड फ्रंट में दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, पिछड़ा भी हो, और वही थर्ड फ्रंट इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएगा। देखिए, बीएसपी का एमआईएम का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। यूपी में दलित आबादी 20 से 22% है, लेकिन मायावती की पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोट मिले थे, यानी बीएसपी को यूपी के सभी दलितों के भी वोट नहीं मिले। मायावती जाटव जाति से आती हैं, जाटव समुदाय से, और माना जाता है कि यूपी के गैर जाटव दलित वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अब बढ़ गए हैं। अब इस सूबे में मुस्लिम वोट का अंक गणित भी आपके सामने रखते हैं, जिसे ओवैसी अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के मिले थे, जबकि ओवैसी की पार्टी को कुल मिले वोट सिर्फ 0.49%। एआईएमआईएम ने पूरे यूपी में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में सवाल यह है क्या 2027 में ओवैसी और मायावती साथ आकर नतीजे बदल देंगे? ये अभी दूर की कौड़ी नजर आती है, क्योंकि अभी तो मायावती ने गठबंधन के न्योते पर जवाब भी नहीं दिया। हालांकि ओवैसी ने बीएमसी चुनाव से ही अखिलेश यादव की दुकान पर ताला लगाने का दावा करना शुरू कर दिया था। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। कम से कम महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी अपनी बात को सच साबित कर चुके हैं। अब सवाल यह है क्या वो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कर पाएंगे। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच कल जो कुछ हुआ, उसकी चर्चा सियासी गलियारे में और तेज हो चली है। बात तो यहां तक पहुंच गई कि यूपी में बीजेपी के भीतर की खींचतान पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये विवाद खत्म होने की जगह बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज का नया नाम आनंद शुक्ला का भी जुड़ चुका है, जिन्होंने योगी के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष बीजेपी में हुई इस भिड़ंत पर जबरदस्त चुटकी ले रहा है।
चरखारी की बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और योगी के भरोसेमंद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह में बीच चौराहे पर हुई जुबानी भिड़ंत के बाद बुंदेलखंड के एक और बीजेपी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। चित्रकूट में मजबूत पकड़ रखने वाले बीजेपी नेता आनंद शुक्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट कर मऊ, मानिकपुर और चित्रकूट के लोगों से कहा है कि अगर उनके गांव में भी महोबा जैसी स्थिति है तो सबूत के तौर पर मंत्री जी को वीडियो और तस्वीरें भेजें, ताकि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहां भी पानी और सड़कों की खराब हालत की तस्वीर देख सकें। बीजेपी नेता के सोशल मीडिया पर किए गए आह्वान के बाद यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की आलोचना और तेज हो रही है, जबकि मंत्री महोदय नाप तोल कर सफाई देने की कोशिश में जुटे हैं। मेरे साथ कोई घटना नहीं है। मंत्री जी क्या कहना है? हमें काम करने दो। मेरा काम है जल जीवन मिशन का काम करना। आज भी 36 गांव में मैं जा रहा हूँ। बृजभूषण राजपूत पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो लखनऊ तक जाएंगे। जनता का अगर काम नहीं होगा तो जिसको भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी रोका जाएगा। फिर से मंत्री जी का अगर घर घेरना होगा तो वो घेरा जाएगा। सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी के भीतर संकट बढ़ता जा रहा है? क्या योगी मॉडल बनाम स्थानीय नेताओं की जंग छिड़ी है? क्या जमीनी नेताओं का सब्र जवाब दे रहा है? हालांकि इस बीच एबीपी न्यूज ने भी महोबा की हालात की पड़ताल की। बुंदेलखंड के दोनों नेताओं ने जिस तरह योगी के मंत्री को घेरा है, उससे आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर खींचतान की और बड़ी पिक्चर दिख सकती है, जिसका फायदा उठाते हुए विपक्ष को भी यूपी चुनाव से पहले नैरेटिव सेट करने का बड़ा मौका मिला है। ये बात तो अब दिल्ली तक भी जाएगी। कल देश का आम बजट आने वाला है। पूरे देश को इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे से कल क्या निकलेगा, उनकी जेब में कितना पैसा आएगा, क्या टैक्स छूट की सीमा बढ़ेगी, क्या सोना चांदी सस्ता होगा। ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त चल रहा है। इसका जवाब हम जनहित में देश को देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कल के बजट को लेकर शुरू हुए एक विवाद की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कल रविवार का दिन है। पहली बार देश के इतिहास में रविवार को बजट पेश हो रहा है। क्या है छुट्टी वाले दिन बजट की असली कहानी, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद जब से बजट पेश होना शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा सोमवार को 21 बजट पेश हुए, मंगलवार को 11, बुधवार को 18 बजट, गुरुवार को 10 बजट, शुक्रवार और शनिवार को 17 बार बजट पेश हुए हैं। इसमें आम बजट और अंतरिम बजट शामिल हैं। यानी रविवार का दिन इस लिस्ट में नहीं था। अब पहली बार रविवार को बजट पेश हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है। लेकिन अब ये इतिहास शुभ अशुभ के सियासी फेर में फंस गया है। हिंदू धर्म में कोई काम रविवार को नहीं शुरू होता है, लेकिन इस सरकार तो धर्म की आड़ में छिपती है और अगर रविवार को भी बजट ला रही है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि उसमें देश के बेरोजगार नौजवानों को क्या मिला। यह किसने कह दिया कि रविवार को कोई नया काम शुरू नहीं होता हिंदू धर्म में? देखिए, बजट एक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका किसी धर्म या आस्था से कोई संबंध नहीं होता। रविवार को पेश होने वाले बजट पर सियासत की सोच आपके सामने है। धर्म क्या कहता है उससे जानने से पहले ऐतिहासिक महत्व को समझिए। ये तस्वीर 1999 की है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश किया। ये बजट इतिहास में दर्ज हो गया था क्योंकि इसी बार से बजट शाम के बजाय सुबह 11 बजे पेश होने लगा। लेकिन वो तारीख थी 27 फरवरी। तब तक परंपरा ये थी कि बजट फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन पर पेश होगा। क्योंकि रविवार को सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए जब भी फरवरी की आखिरी तारीख रविवार को पड़ी, बजट एक दिन पहले यानी शनिवार को पेश कर दिया गया। 1999 में भी यही हुआ था। 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है और इस बार भी रविवार होने के बावजूद बजट 1 फरवरी को ही पेश हो रहा है। वैसे रविवार की वजह से तारीख बदलने की रवायत पुरानी है, बहुत पुरानी। आजादी के बाद 1948 में 29 फरवरी को रविवार था, इसीलिए बजट एक दिन पहले शनिवार 28 फरवरी को पेश हुआ। इसके बाद 5 ऐसे मौके आए जब फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 तारीख को रविवार पड़ा तो 27 फरवरी को शनिवार के दिन बजट आया। 1954, 1965, 1982, 1993 और 1999।
अब ऐसा किसी शुभ अशुभ के फेर में हुआ या फिर रविवार को होने वाली छुट्टी की वजह से, ये सवाल इतिहास का विषय हो चुका है। पहली बार परंपरा टूट रही है। पहले बजट की तारीख खिसका दी जाती थी, लेकिन इस बार रविवार होने के बावजूद बजट उसी दिन पेश किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 79 साल की परंपरा को तोड़ते हुए रविवार को संसद में बजट पेश होगा, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहली बार रविवार को बजट के लिए शेयर बाजार पूरे दिन खुलेगा और दलाल स्ट्रीट पर आम दिनों की ही तरह कामकाज होगा। रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पूरी तरह से खुले रहेंगे। ट्रेडिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सामान्य दिनों में होती है। अब इसका सीधा असर आप पर कुछ इस तरह से होगा कि अगर वित्त मंत्री इनकम टैक्स में बदलाव करती हैं तो लोगों के पास खर्च के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इसका असर तुरंत कंज्यूमर सामान बेचने वाली कंपनियों के शेयर पर दिखेगा। अगर सरकार सड़क या रेलवे पर ज्यादा पैसा खर्च करने का ऐलान करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट कंपनियों के शेयर भागने लगेंगे। सोलर या इलेक्ट्रिक कार जैसे किसी खास सेक्टर के लिए नई स्कीम आते ही उन कंपनियों के मुनाफे की उम्मीद बढ़ जाती है और निवेशक तुरंत खरीदारी शुरू कर देते हैं। अगर रविवार को बाजार बंद रहता तो बजट की सारी खबरों का असर सोमवार सुबह एक साथ पड़ता। इससे बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता था। अब सवाल शुभ और अशुभ का है, जिसको लेकर हमने देश के धर्माचार्यों से बात की है। रविवार बहुत शुभ दिन है, ऐसा नहीं है कि रविवार को अशुभ होता है। सनातन या हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसा नहीं, बहुत शुभ है। सरकार ला रही है, बहुत अच्छा है। जो हमारा जो सेंटर का जो निर्णय है वही सबका निर्णय होना चाहिए। बजट तो सरकार कभी भी पेश कर सकती है, उसमें रविवार हो या शुक्रवार हो या सोमवार हो, उसमें धर्म नहीं देखा जाता, क्योंकि बजट की लिखावटी तो पहले ही हो जाती है। रविवार सूर्य का वार है, सूर्य प्रकाश प्रदान करने वाला है, इसीलिए रविवार के दिन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई भी प्रकार से वर्णित नहीं है। रविवार का दिन सबसे अच्छा और दिव्य और भव्य माना जाता है, क्योंकि उस दिन सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। वैसे आपको रविवार के दिन की छुट्टी की कहानी भी बता देते हैं। साल 1890 से पहले देश में नियमित साप्ताहिक छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था। छुट्टी दिलाने का श्रेय नारायण मेघाजी लोखंडे को जाता है, जो कि भारत में मजदूर आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 7 साल तक उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर 10 जून 1890 को रविवार का दिन साप्ताहिक छुट्टी घोषित किया। लोखंडे ने अंग्रेजों के सामने 3 मुख्य तर्क रखे थे। रविवार खंडोबा हिंदू देवता का दिन माना जाता था, इसलिए मजदूरों को पूजा पाठ के लिए समय चाहिए था। हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद शरीर को आराम और परिवार को समय देने के लिए एक दिन जरूरी था। और जैसे अंग्रेज अफसर रविवार को चर्च जाते, छुट्टी मनाते थे, लोखंडे चाहते थे कि भारतीय मजदूरों को भी वही बराबरी का अधिकार मिले। और तब से रविवार की छुट्टी की परंपरा चली आ रही है। अब मोदी सरकार इस फैसले के साथ ये संदेश दे रही है कि देश के विकास के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। सरकार 24 घंटे 7 दिन काम करती है। तो अपने आप में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल अब आपका इंतजार खत्म करते हैं, शुरू करते हैं कल का बजट। आज देश के 9 करोड़ टैक्स पेयर टकटकी लगाए हुए हैं कि मोदी के मैजिक बॉक्स से क्या निकलेगा, वित्त मंत्री के पिटारे में उनके लिए क्या खास होगा। कल जो वित्त मंत्री बताएंगी वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सपर्ट इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद नहीं जता रहे, लेकिन माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार आम टैक्स पेयर को और राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स की जो नई रिजीम है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक किया जा सकता है। पिछले साल ही 50 से बढ़ाकर 75,000 किया गया था। सैलरीड क्लास को अभिनिवेश की मौजूदा व्यवस्था के साथ 12,75,000 तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ती है तो 13 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बजट में हमेशा एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि उसको टैक्स में छूट मिले। अगर आपको याद होगा पिछली बार भी 7 लाख से जब 12 लाख की लिमिट की थी तो आम आदमी बहुत खुश हुआ था। इस बार भी हम कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बेस टैक्स रेट बढ़ेगा, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद है क्योंकि बहुत लोगों को ओल्ड रिजीम छोड़ के न्यू रिजीम में आना पड़ रहा है, तो जो एक सेविंग्स की आदत लग गई 80C लेने की, 80D लेने की, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, वो अब यूज़ नहीं हो रही है। टैक्स छूट की सीमा बढ़ती है तो आम लोगों के हाथ में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया तेज गति से चलेगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करने का फैसला ले सकती है। संभव है कि कल उसका ऐलान हो जाए। चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्लान भी पेश किया जा सकता है। अभी का जो सिस्टम है उसमें 2 तरह के लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसे आम बोलचाल में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के नाम से जाना जाता है। नया सिस्टम 2020 के बजट में पेश किया गया था। अभी दोनों तरीके से लोग अपना टैक्स भरते हैं। अब 5 साल बीतने के बाद संभावना है कि इस फाइनेंशियल ईयर से पुराना सिस्टम बंद कर दिया जाए। बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। ऐसा होता है तो फिर इनकम टैक्स का एक ही सिस्टम रह जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में छूट और कटौतियां नहीं मिलती, यानी 80C HRA के कागज जमा करने का झंझट नहीं है। प्रैक्टिकली माने तो ओल्ड टैक्स रिजीम आज की डेट में खत्म है। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो मेरी करीब 95% रिटर्न्स न्यू रिजीम में जाती हैं। सिर्फ 5% जो रिटर्न्स हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाती हैं। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और होना भी एक ही ऑप्शन चाहिए। अगर इसे इस बार पूरी तरह बंद नहीं किया जाता तो फिर चरणबद्ध तरीके से बंद करने की तारीख सामने आ सकती है। तो जनहित में इस वक्त हम दर्शकों को 2 ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर दे देते हैं। पहली तो ये कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुराना टैक्स सिस्टम खत्म करने की ओर सरकार आगे बढ़ जाएगी। या कल ही ऐलान हो जाएगा या फिर उसकी डेट सामने आ सकती है। पुराना टैक्स सिस्टम खत्म करने की ओर बढ़ेगी सरकार। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल के बजट की आज ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है और वहीं सेविंग अकाउंट के ब्याज पर जो टीडीएस कटता है उसे खत्म किया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम में मेडिकल छूट को शामिल करने पर भी विचार किया गया है। संभव है कि कल इसका तोहफा देश के लोगों को मिल जाए। देश में 72% टैक्स पेयर ऐसे हैं जो अब तक न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं। इस नई व्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ राहत लेकर आ सकती है। मेडिकल महंगाई को देखते हुए ऐसी चर्चा है कि 80D के तहत मिलने वाली छूट को इसमें शामिल किया जा सकता है। 30% वाले टैक्स स्लैब को 24 लाख से बढ़ाकर 30 लाख के ब्रैकेट में करने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, होम लोन के ब्याज को भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। स्लैब में इस तरह का मामूली बदलाव बिना टैक्स के मुख्य दरों को छेड़े मिडिल क्लास के टेक होम पे में सीधी बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे बाजार में खपत को बढ़ावा मिलेगा। रेट को कम करने से लोगों का प्रेडिक्टिव हो जाएगा। प्रेडिक्टिव में क्या होता है, मेरे को पता है मेरे इतना परसेंटेज देनी है, और वो जो एलआई बाकी जो है जहाँ पे वो टैक्स डिडक्शन फॉर 80C हो गया, अब इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी एक डिफरेंट रीज़न होता है। जब गवर्नमेंट चाहता है कि इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आते हैं, उस टाइम पे वो चाहते हैं कि टैक्स बेनिफिट देके इंडिविजुअल से इन्वेस्टमेंट ले, उसको भी बैलेंसिंग करना चाहेंगे। कल का बजट आज आप देख रहे हैं। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। पति और पत्नी मिलकर टैक्स का एक ही रिटर्न दाखिल करें, इस सुविधा की भी शुरुआत की जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की सलाह की इस बार खूब चर्चा है। इसके मुताबिक शादीशुदा जोड़ों के लिए एक ऑप्शनल ज्वाइंट टैक्स सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिका और यूके जैसे देशों में ज्वाइंट टैक्सेशन की सुविधा पहले से है। यहाँ शादीशुदा जोड़ों को अपनी आय को मिलाकर एक सिंगल रिटर्न फाइल करने की इजाजत है, जबकि अपने यहाँ पति पत्नी को ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की इजाजत नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकार ने गंभीरता से इस प्रस्ताव का अध्ययन किया है और ज्वाइंट टैक्स सिस्टम शुरू करने का बजट में ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होता है तो फिर परिवार में पति और पत्नी को अलग अलग रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर
डबल इनकम वाले परिवारों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी अलग अलग छूट की सीमा, डिडक्शन और रिबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर ये लागू भी होता है तो ऑप्शनल ही रहेगा। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। टूरिज्म के लिहाज से भारत को दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करने के उद्देश्य से इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 की घोषणा की जा सकती है। प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सरकार कॉन्ट्रैक्ट करने की भी प्लानिंग है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 की घोषणा की जा सकती है। बजट में इसके लिए आवंटन को पहले के मुकाबले ज्यादा किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पारंपरिक विज्ञापनों से हटकर सोशल मीडिया पर इसके लिए सरकार अपना फोकस बढ़ाएगी। इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट का प्लान लाया जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी पर्यटन का योगदान 6.6% है। 2024 में करीब 21 लाख करोड़ रुपए का योगदान इस सेक्टर का रहा था। 10 साल में इसे दोगुना यानी 42 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। 2024 में करीब 4 करोड़ 65 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या के हिसाब से फ्रांस पहले और स्पेन दूसरे नंबर पर है। भारत टॉप 10 में शामिल नहीं है, जबकि अर्थव्यवस्था में योगदान के हिसाब से देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाई के मामले में भारत 8वें नंबर पर है। जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का सामान लेकर जो गिग वर्कर आपके घर पहुंचते हैं, उनके लिए भी सरकार ने प्लानिंग कर रखी है। सुरक्षा के लिहाज से 10 मिनट डिलीवरी को हटाने वाला फैसला पिछले महीने कर लिया गया था। अब गिग वर्कर्स की आमदनी फिक्स करने के लिए पॉलिसी का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। इस वक्त पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं, जो आपके घर तक जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। बीते 4 सालों में इस इंडस्ट्री में 55% काम करने वाले बढ़े हैं। अब जिस रफ्तार से वर्कफोर्स बढ़ रहा है, उसके बाद सरकार के सामने इनके भविष्य को बेहतर बनाने की चुनौती है। माना जा रहा है कि अलग अलग कमेटियों से मिली सिफारिश के बाद सरकार मिनिमम अर्निंग की सीमा तय कर सकती है, यानी गिग वर्कर को महीने में एक तय रकम देनी ही होगी। वेटिंग पीरियड के पेमेंट को लेकर भी ऐलान संभव है। वर्कर को चाहिए सोशल प्रोटेक्शन, जहां पर उसको मजदूरी, जहां पर उसको सामाजिक सुरक्षा के रूप में लाभ, जहां पर उसके आवास की बात हो, जहां उसके स्वास्थ्य लाभ की बात हो, और उसके बाद जब तक वो काम करे और उसके बाद उसके परिवार को लाभ मिलता है। अभी देश में 40% गिग वर्कर्स की कमाई महीने में 15,000 से भी कम है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार प्लान पेश कर सकती है। ट्रेनिंग और संसाधनों को लेकर भी ऐलान संभव है। किसानों के लिए भी बड़ा फैसला हो सकता है। 2027 में यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए किसान सम्मान निधि की राशि 6 से बढ़ाकर 9,000 प्रतिवर्ष किए जाने की उम्मीद है। भारत कृषि प्रधान देश है। सालों से हम यही पढ़ते आए हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश में हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पात्र किसान हैं, उन्हें साल का 6,000 बैंक खाते में मिलता है। कृषि एक्सपर्ट की तरफ से की गई सिफारिश के आधार पर अब माना जा रहा है कि इसे बढ़ाकर सालाना 9,000 किया जा सकता है, यानी 3,000 की 3 किश्तें खाते में भेजी जा सकती है। देश के 11 करोड़ किसानों को अब तक कुल 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। किसान देश में एक बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सिर्फ सम्मान निधि ही नहीं, अगले 10 राज्यों के चुनावों को देखते हुए बीज, खाद, कृषि यंत्र और ट्रैक्टर को लेकर भी सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। बीमा और सिंचाई को लेकर भी फैसला संभव है। अगले 1 साल में देश के 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। बजट में चुनावी राज्यों को लेकर भी खास तैयारी की गई है। केरल को टूरिज्म, तमिलनाडु को टेक्सटाइल, बंगाल और असम को ट्रेन, हाईवे का तोहफा दिया जा सकता है। जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी शामिल है। और इनमें से 3 राज्य यानी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी आज तक सत्ता का सुख नहीं ले पाई है।
पीएम मोदी पिछले हफ्ते केरल और तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। अमित शाह भी बंगाल दौरे पर हैं। मकसद इन राज्यों में एनडीए की सरकार बनाने का है और माना जा रहा है कि बजट में इन राज्यों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। केरल टूरिज्म को लेकर घोषणा हो सकती है। मछली पालन और मछुआरों को लेकर ऐलान संभव है। तमिलनाडु में टेक्सटाइल सेक्टर का विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि कोलकाता मेट्रो के विस्तार का प्लान पेश किया जाएगा। चाय बागान के मजदूरों को लेकर भी घोषणा की जा सकती है। इन राज्यों के लिए वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा भी संभव है। हाईवे और शहरी परिवहन को मजबूत करने पर जोर रह सकता है। इनके अलावा अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड सहित 5 और राज्यों में चुनाव होंगे। बजट में उन राज्यों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। और इस वक्त एबीपी न्यूज के पास सरकार के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। कल का बजट भाषण बेहद खास रहने वाला है। अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उन सबसे अलग तरह का ये बजट रहने वाला है, इसीलिए लंबा बजट भाषण हो सकता है। सरकार के सूत्र बताते हैं अब तक बजट भाषणों में पार्ट ए पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा था, लेकिन कल पार्ट बी केवल कुछ सीमित घोषणाओं तक ही रहता था। लेकिन इस बार वित्त मंत्री पार्ट बी पर विस्तार से अपनी बातें रखने वाली हैं। 21वीं सदी के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण बजट। अब तक दूसरे पार्ट में टैक्स और नीतिगत घोषणाएं होती थीं, लेकिन इस बार पार्ट बी में भविष्य के भारत का खाका संभव है। और अब आज का जनहित मंत्र। यदि आपको मानसिक शांति चाहिए तो सब कुछ जानने का प्रयास मत करें। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।